हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे ड्रग यूज इन हाइपरटेंशन। ऐसी कौन कौन सी ड्रग है जो हम हाइपरटेंशन के अंदर यूज करते हैं और कॉमनली हाइपरटेंशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइपरटेंशन होता क्या है। पहले हमें पता होना चाहिए बेसिक ये प्रॉब्लम क्या होती है, तभी हम इसकी ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारा सिस्टोलिक बीपी है वो 140 से ऊपर होता है और हमारा जो डायस्टोलिक बीपी है वो 90 mm/Hg से जब ऊपर होता है। हम 3 बार सेपरेटली हम ये रीडिंग लेते हैं और तीनों बार अगर इसी रीडिंग से ऊपर आ रहा है सेम, तो हम उसको हाइपरटेंशन में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं हम हाइपरटेंशन। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। बहुत सारी हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। प्राइमरी हाइपरटेंशन वो होते हैं जिसका कोई भी स्पेसिफिक कॉज नहीं होता, नो स्पेसिफिक कॉज। ओके, फिर आता है हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो कोई भी अदर मेडिकल कंडीशंस की वजह से होती है, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन। फिर आता है हमारा गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या होती है? जेस्टेशनल, इसके अंदर क्या आता है, जो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग होती है हमें हाइपरटेंशन, उसको बोलते हैं हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। फिर आता है हमारा बिनाइन हाइपरटेंशन। बिनाइन के अंदर क्या होता है, हमारा बीपी के अंदर 180/110 mm/Hg से ऊपर होता है। बट ये क्या करती है, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज नहीं करती है। ठीक है, और सेम मैलिग्नेंट में क्या हो जाता है कि बीपी तो हमारा यही रहेगा, इसके अंदर इससे ऊपर रहेगा, बट ये क्या करती है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज कर देती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। फिर बात करते हैं हम वाइट कोट हाइपरटेंशन की। ये वो हाइपरटेंशन होती है जिसके अंदर मतलब हम फिजिशियन को देखते हैं, जो पर्सन होता है उसको एंजाइटी होने लग जाती है। एंजाइटी की वजह से जब उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, उस तरीके से उसका क्या हो जाता है, बीपी भी इंक्रीज हो जाता है। उसको बोलते हैं हम वाइट कोट हाइपरटेंशन। लास्ट आती है हमारी इडियोपैथिक हाइपरटेंशन, जिसका कोई भी कोज नहीं होता, अननोन कोज होती है, अननोन इटियोलॉजी होती है, उसको हम बोलते हैं इडियोपैथिक हाइपरटेंशन। तो ये बेसिकली था कि हाइपरटेंशन क्या होता है, किस किस तरीके का होता है। अब हम इसकी ड्रग्स के बारे में बात करते हैं कि हम कौन कौन सी ड्रग्स यूज करेंगे हाइपरटेंशन के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली हम इसका क्लासिफिकेशंस देखेंगे। सबसे पहले हमारा क्लासिफिकेशन में आता है सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स, अल्फा बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वेसोडाइलेटर्स, डाययूरेटिक, और एक हम पीछे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे रास सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एक एक के बारे में। सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक है, इसके नाम से पता लग रहा है ये हमारा जो सेंट्रल सिंपैथेटिक सिस्टम होता है उसके ऊपर जाके काम करती है। इसके अंदर हम बेसिकली 2 ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा। ठीक है, इसके अंदर हम इसका डोज रखते हैं 0.2 to 0.8 mg पर डे और इसका हम रखते हैं 250 से 500 mg के समथिंग। ठीक है, इसका हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी साथ साथ ही बात करते हुए चलेंगे। ये क्या करती है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके काम करती है। उसमें भी हमारा एक वेसोमोटार सेंटर होता है, उस सेंटर पे ही काम करती है और वहां जाके क्या करती है, हमारा जो सिंपैथेटिक फ्लो हो रहा था उस फ्लो को क्या कर देगी, रिड्यूस या फिर ब्लॉक कर देगी। अब जैसे ही वो फ्लो हमारा ब्लॉक हो जाएगा तो हमारा कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा, देन हमारी बीपी भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा है सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स। फिर बात करते हैं हम बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं? बीटा ब्लॉकर्स की ड्रग में ये हम जानते हैं जिसके पीछे लोल लगता है वो हमारी आती है बीटा ब्लॉकर्स की ड्रग, लाइक एटिनोलॉल है, टीमालोल है, सोटालोल है, प्रोपेनोलॉल है, लेबेटालॉल है। ये बहुत सारी हमारी बीटा ब्लॉकर्स की ड्रग्स हैं। जैसे एटिनोलॉल का हम मोस्टली इसका डोज रखते हैं 5 mg, प्रोपेनोल का हम 40 mg के अप्रॉक्स रखते हैं। ठीक है, इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये बीटा ब्लॉकर की है तो ये किस पे जाके काम करेगी, हमारे बीटा रिसेप्टार पे जाके काम करेगी। अब इस बीटा रिसेप्टार पे जाके ये क्या करेगी, जो हमारी कार्डिक एक्टिविटीज हो रही है, जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, उस एक्टिविटी को ये क्या कर देगी, कम कर देगी। अब प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन वगैरह नहीं हो रहा है तो हमारा जो कार्डिक आउटपुट है वो भी कम होगा। जैसे ही हमारा कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा हमारी बीपी भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये था बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। फिर बात करते हैं हम अल्फा ब्लॉकर्स के बारे में। अल्फा ब्लॉकर है तो ये हमारा अल्फा रिसेप्टर होता है उसके ऊपर जाके काम करती है। ठीक है, इसके अंदर हमारी ड्रग्स आती है 4।
प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन एंड फिनॉक्सीबेंजामाइन। पैराजोसिन का डोज होता है 1 mg पर डे देते हैं, टेराजोसिन का भी इतना ही होता है, मैक्सिमम हम 20 to 25 mg से ऊपर इसको हम नहीं देते, ठीक है। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। ये क्या करती है, हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर जाके काम करती है, ठीक है। ब्लड वेसल्स पे जाके क्या कर देती है, उनको डायलेट कर देती है। जैसे ही हमारी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगे देन हमारा ऑटोमेटिक बीपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम अल्फा बीटा ब्लॉकर, जब ये साथ में काम करते हैं। इसमें हमारी ड्रग आती है कार्निडायल और लेबेटालोल, ठीक है। इसका लेबेटालोल का हम 100 mg पर डे रखते हैं। हमारी जो सबसे सेफ ड्रग होती है वो होती है हमारी लेबेटालोल, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ये क्या करती है, अल्फा प्लस बीटा दोनों पे साथ में जाके काम करती है। दोनों पे क्या करेगी, अल्फा पे करेगी तो हमारे ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगे और बीटा पे करेगी तो हमारी कार्डिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अब ये दोनों चीजें होने के बाद क्या होगा, हमारा जो कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही कार्डिक आउटपुट डिक्रीज देन हमारी बीपी डिक्रीज। ये था अल्फा बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। नाम से पता लग रहा है किस पे काम करेगी, हमारे कैल्शियम चैनल के ऊपर काम करेगी जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है उस पे। इसमें हमारी ड्रग्स आती है 4, अमाइलोडिपिन, निफिडिपिन, डिजर्टाजाम और वर्पामिल, ठीक है। इसके अंदर अमाइलोडिपिन का डोज है 5 to 20 mg पर डे एंड डिजिटाजाम का डोज है 30 to 60 mg पर डे, ठीक है। ये क्या करती है, जो हमारे हार्ट के अंदर एक कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होता है उस कैल्शियम चैनल पे जाके काम करेगी। वहां जाके क्या करेगी, जो हमारा साइटोल है उस साइटोल के अंदर क्या कर देगी, कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज कर देगी। अब जैसे ही हमारा कैल्शियम डिक्रीज हो जाएगा, कैल्शियम क्या करा रहा था, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन का काम करा रहा था। जैसे ही हमारा कैल्शियम डिक्रीज देन हमारा कॉन्ट्रैक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होते कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज और देन हमारी बीपी भी डिक्रीज, ठीक है। तो ये था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फिर बात करते हैं वैसोडायलेटर्स। वैसो यानी ब्लड वेसल्स एंड डायलेटर यानी डायलेट। ऐसी ड्रग्स जो हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करती हैं। 2 तरीके की आती है इसमें, आर्टीरियोलार और आर्टीरियोलार प्लस वेन्युलार। एक ऐसी ड्रग्स होती है जो सिर्फ आर्टरीज को जाके डायलेट करती है और एक हम पढ़ेंगे आर्टरी प्लस वेन जो दोनों को डायलेट करती है उसको बोलते हैं। इसके अंदर आर्टीरियोलार में 2 आती हैं, हाइड्रोलाजीन और मिनीऑक्सीडेल। ये इसका डोज होता है 25 to 50 mg पर डे और मिनॉक्सीडेल का होता है 10 to 40 mg पर डे। ये क्या करती है, डायरेक्ट हमारी ब्लड वेसल्स पे जाती है, आर्टरीज पे जाती है, उनको डायलेट कर देती है, देन हमारा बीपी डिक्रीज हो जाता है। मिनी ऑक्सीडेल ये क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके अंदर, एलोपीसिया के अंदर, ठीक है। एलोपीसिया जो बाल्डनेस होता है उसको अपन बोलते हैं एलोपीसिया, उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है हमारी मिनॉक्सीडेल। फिर बात करते हैं हम आर्टीरियोलार प्लस वेन्युलार डायलेटर्स। इसमें हमारी ड्रग आती है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है। फिर बात करते हैं हम डायरोटिक्स। डायरोटिक्स वो ड्रग्स होती है जो यूरिन आउटपुट को क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब जैसे ही हमारा यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा हमारा बीपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी से जो फ्लूइड वगैरह है वो बहुत ज्यादा बाहर निकल जाएगा, ठीक है, जैसे यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा। इसमें हम 3 तरीके की पढ़ेंगे, हाई एफिकेसी, मीडियम एफिकेसी और पोटेशियम स्पेरिंग डायरोटिक्स। हाई एफिकेसी के अंदर हमारा आता है फ्रूसामाइड लैसिक्स। फ्रूसामाइड बहुत कॉमन ड्रग है जो हम यूज करते हैं डायरोटिक्स के अंदर, लैसिक्स फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं। फिर आता है हमारा मीडियम एफिकेसी जिसमें आती है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड्स एंड पोटेशियम स्पेरिंग के अंदर हमारी आती है स्पिरिनोलैक्टोन्स। तो ये सारा था इनके बारे में। एक और क्लासिफिकेशन में है हमारा रास सिस्टम पे जो काम करता है वो हम अभी पीछे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक सब क्लियर है। ये हमने 7 क्लासिफिकेशंस पढ़े हाइपरटेंशन की ड्रग्स के, ठीक है। फिर बात करते हैं हम रास सिस्टम वाले ड्रग्स के बारे में। रास में क्या होता है, हम 3 तरीके के ड्रग्स पढ़ेंगे। कौन कौन सी, एसी इनहिबिटर वाली, एंजियोटेंसिन सेकेंड एंटागोनिस्ट एंड रेनिन इनहिबिटर्स। एसी इनहिबिटर क्या होती है, ये वो ड्रग होती है, इनके पीछे क्या लगता है, प्रिल लगता है, प्रिल वाली, जैसे कैप्टोप्रिल है, लेस्नोप्रिल है, इनालोप्रिल है, रैमीप्रिल है, डेलाप्रिल है, ठीक है। जिनके भी पीछे प्रिल लग रहा है वो हमारी कौन सी ड्रग होती है, एसी इनहिबिटर वाली होती है।
ये क्या करती है, ACE क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग जो एंजाइम होता है उस पे जाके काम करती है और उसको क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। अब जैसे ये एंजाइम क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, तो ये जो हमारा एंजियोटेंसिन फर्स्ट था वो क्या सेकंड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब वो सेकंड में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारा एक हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, वो भी रिलीज नहीं होगा। अब जैसे एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा तो हमारा जो सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब ये ब्लॉक होते ही क्या होगा, हमारा यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, बॉडी से बहुत ज्यादा जो भी फ्लूइड वगैरह सब बाहर निकलने लग जाएगा और हमारी BP ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं हम एंजियोटेंसिन सेकंड एंटागोनिस्ट, ठीक है। इसमें आती है हमारी सार्टन वाली ड्रग्स, जैसे टैलमी सार्टन है, कैंडी सार्टन है, इरबा सार्टन है। इनमें भी वही होता है कि जो हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड होता है उसको एंटागोनिस्ट करती है, उसके अगेंस्ट काम करती है। देन यहाँ से उसके अगेंस्ट काम करेगी, देन ये जो फर्दर प्रोसेस है वो सेम होगी इसके अंदर, ठीक है। फिर आती है हमारी रेनिन इनहिबिटर। रेनिन इनहिबिटर यानी एक रेनिन एंजाइम होता है जो हमारे किडनी के अंदर जस्टा ग्लोमेरुलस सेल होते हैं, जे सेल्स, वहां से ये सिक्रेट होता है। तो ये ड्रग्स क्या करती है, उसके जो सिक्रेशन से उसको रोक देती है, उसको बोलते हैं रेनिन इनहिबिटर ड्रग्स। इसमें एक सिंगल ड्रग ही आती है हमारी एलिस्क्रीन, ठीक है। ये सारा हमने उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा, हाइपरटेंशन का क्या होती है, कौन कौन सी ड्रग्स आती है। देन साथ ही साथ हमने मैकेनिज्म भी देख लिया उनका। जो हमारी रास वाली और डायरेटिक्स वाली है हम आगे भी जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है हम उसके अंदर पढ़ेंगे ब्रीफली में, भी नॉर्मली हमने बताया है। अब बात करते हैं हम इंडिकेशंस के बारे में। इंडिकेशन भी हम सेम सबका साथ साथ देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक्स का, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसको हम कब कब दे सकते हैं, जैसे कैंसर का कोई जो सीवियर पेन होता है हम उसके अंदर दे सकते हैं, कोई भी नर्व्स का पेन हो रहा है न्यूरोपैथिक पेन में दे सकते हैं, और ऑब्वियसली हाइपरटेंशन में तो देंगे ही देंगे, हाइपरटेंशन की ड्रग है तो माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। बीटा ब्लॉकर्स कब कब देंगे, हाइपरटेंशन के अंदर देंगे, साथ ही साथ किस पे देंगे हम, एंजाइना में, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुआ हो किसी पर्सन को, टेकिकार्डिया हो और प्रेगनेंसी हो उसमें देते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर हम लेबेटालोल दे सकते हैं, वो सेफ ड्रग मानते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये आती है। फिर हम देखते हैं अल्फा ब्लॉकर्स हम कब कब दे सकते हैं, ऑब्वियसली हाइपरटेंशन में तो देंगे ही देंगे, उसके साथ साथ हम रेनॉइड डिजीज में दे सकते हैं। देन हमारी जो मसल टोन है उसको स्टिमुलेट करने के लिए भी दे सकते हैं, ठीक है, अल्फा ब्लॉकर्स। फिर बात करते हैं हम अल्फा बीटा ब्लॉकर्स की। अल्फा बीटा ब्लॉकर्स अगर किसी को स्माइल टू सीवियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रखा हो तो उसको देंगे हम ये, या फिर उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें कोई डिसफंक्शन हो गया हो, प्रॉपरली काम नहीं कर रहा हो, तो हम ये ड्रग्स देते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की। किसी को कोई इस्चेमिक अटैक आया हो, हार्ट डिजीज हो इस्चेमिक, तो देंगे। साथ ही साथ कोई क्रॉनिक उसको पल्मोनरी डिजीज हो तो उसमें देते हैं हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। हाइपरटेंशन तो सब में रहेगा ही रहेगा। फिर हम बात करते हैं वेसोडाइलेटर्स के बारे में। वेसोडाइलेटर यानी अगर सिस्टमैटिक प्लस पल्मोनरी दोनों तरीके का जो हाइपरटेंशन होता है उन दोनों में देते हैं, ठीक है। फिर आता है इसके अंदर सिस्टमैटिक यानी जो अपना ब्लड वेसल्स के अंदर अपना जो बढ़ रहा है, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है उसको बोलते हैं, तब देते हैं हम। हार्ट फेलियर में और एंजाइना में देते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी हम इसको कब कब अवॉइड करेंगे, किस किस कंडीशंस के अंदर, ठीक है, कब कब करेंगे। सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक्स में हम जो TCA की ड्रग्स होती है अगर किसी पर्सन को चल रही है तो नहीं देंगे। अगर किसी को कोई कॉरोनरी प्रॉब्लम हो, सीवियर कॉरोनरी प्रॉब्लम हो, तो हम कॉशनली यूज करेंगे। अगर हमें यूज करना भी पड़ रहा है तो हम उसको कॉशनली यूज करेंगे। रिसेंट कोई भी MI हो, ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर अवॉइड करेंगे। बीटा ब्लॉकर्स के अंदर हम क्या करेंगे, ब्रेडिकार्डिया के अंदर नहीं देंगे, अस्थमा के अंदर नहीं देंगे, और लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन के अंदर भी नहीं देंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं हम अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर्स हम कब कब नहीं देते,
टेकिकार्डिया में नहीं देंगे, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर्स के अंदर नहीं देंगे, पेप्टिक अल्सर में भी नहीं देंगे और रीनल फेलियर में भी अवॉइड करेंगे। मोस्टली रीनल फेलियर या जो हेपैटिक पर्सन्स होता है उसके अंदर हम अवॉइड करते ही करते हैं, क्योंकि हर एक ड्रग होती है वो कहीं ना कहीं हमारे लीवर प्लस किडनी दोनों पे इफेक्ट डालती है। ठीक है। फिर आता है हमारा अल्फा बीटा ब्लॉकर, जिसके अंदर ब्रोंकियल अस्थमा हो रखा हो, किसी को कार्डियोजेनिक शॉक हो, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो कर रहा हो, प्लस प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में अवॉइड करेंगे इस ड्रग को हम। ठीक है। फिर आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हम कब देते हैं, जो सिक्स साइनस सिंड्रोम एक कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारी साइनस में प्रॉब्लम हो जाती है, तब हम इस ड्रग को अवॉइड करेंगे। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर नहीं देंगे, हेपैटिक इंजरी हुई हो या फिर प्रेगनेंसी हो तो नहीं देंगे। ठीक है। फिर बात करते हैं वेसोडाइलेटर्स। वेसोडाइलेटर्स को हम कब कब अवॉइड करेंगे, कोई कॉरोनरी आर्टरी डिजीज हुई हो तब नहीं देंगे, टेकिकार्डिया हुआ हो तब नहीं देंगे, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो उसको, ठीक है, हाइपोटेंशन हो तब नहीं देंगे, प्लस अगर उसको एंजाइना हो तो भी अपन नहीं देंगे। ठीक है। ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है, हमने सबके साथ ही देख लिए हैं। रास वाला और डायरेटिक्स हमने यहाँ नहीं देखा, उसको हम आगे यूरिनरी में डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है। ये हमारे इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गए। अब हम कुछ साइड इफेक्ट्स और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइड इफेक्ट्स में क्या आता है, मोस्टली हमारे पास सबसे पहले एरिथमिया, डिसएरिथमिया देखने को मिलता है। ठीक है। हमारी जो इर्रेगुलर हार्ट रेट होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, हार्ट रेट या हार्ट बीट। ठीक है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहेगा, उसको पेन हो सकता है। ठीक है। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो सकता है, पल्मोनरी में एडिमा हो सकता है, हेपैटिक फेलियर या किडनी फेलियर दोनों हो सकते हैं उसको, नेजल स्टिफनेस हो सकता है। और ये तो हमारे कॉमन सिम्टम्स है, डिजीनेस, फटीग, हेडेक, वीकनेस वगैरह। ठीक है। डिक्रीज मेंटल एक्यूटी भी हमारी डिक्रीज हो सकती है साथ ही साथ में। ठीक है। फिर बात करते हैं हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिक सी होती है कि हम प्रॉपरली मेडिकेशन देंगे पेशेंट को। ठीक है। डू नॉट डिसकंटिन्यू, अगर जब तक डॉक्टर मना नहीं कर रहा है तब तक हम बीपी के मेडिकेशंस को नहीं रोकेंगे, प्रॉपरली कंटिन्यू बीपी की मेडिकेशन देंगे। प्रॉपर उसका जो बीपी, पल्स है, पल्स रेट है, रिदम है, वो चेक करेंगे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से पहले। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो देन हम फिजिशियन से कंसल्ट करेंगे, देन उसके बाद उसको ड्रग देंगे। चेक करेंगे उसका लीवर फंक्शन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट कराते रहेंगे। अगर सीवियर किडनी और लीवर में प्रॉब्लम होती है तो भी हम एक टाइम के लिए उस ड्रग को पोज करेंगे थोड़ा, फिर देन करेंगे। फिर आता है हमारा मॉनिटर इनटेक आउटपुट चार्ट, उसका हम मॉनिटर करेंगे कि हम कितना फ्लूइड दे रहे हैं, कितना उसका आउटपुट आ रहा है। डेली बेसिस पे उसका वेट मेजरमेंट करेंगे और देखेंगे हमारी बॉडी में कोई एडिमा वगैरह तो नहीं हो रखा है। तो ये सारा हमारा बेसिक था हाइपरटेंशन के बारे में, हाइपरटेंशन की क्लासिफिकेशन, कौन कौन सी ड्रग्स यूज कर रहे हैं, उनके इंडिकेशंस, उनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन, उनके साइड इफेक्ट्स और बेसिक नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। थैंक यू सो मच।